जय हिंद दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस। आज के टॉप 20 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी के लिए, इक्तादारी प्रणाली निम्न में से किसने चलाई थी? तो आप सभी को ऑप्शन बताना है साथियों। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी बाबर ने, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी छत्रपति शिवाजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश। तो इक्तादारी प्रणाली किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली सल्तनत के ये राजा थे दोस्तों इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी थे, या यूँ कह लीजिए इन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था। तो चलिए इक्तादारी प्रथा और इल्तुतमिश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बातें कही गई हैं दोस्तों कि इक्तादारी जो प्रणाली थी वह दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने चलाई थी। दिल्ली सल्तनत में किसने चलाया था साथियों? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को चलाया था। आपको ये याद रखना है, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इतिहासकारों ने सल्तनत काल में इक्ता के इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया था। कितने चरणों में विभाजित किया था साथियों? 3 चरणों में इक्ता के जो प्रोसेस है उसको विभाजित किया था। पहला चरण में सुल्तान ने अपने सेनापतियों को विभिन्न क्षेत्र इक्ता के रूप में सौंपे थे। ठीक है दोस्तों, क्या करता था कि जो विभिन्न सेनापति होते थे उनको इक्ता के रूप में कुछ ज़मीन या फिर कुछ भी अलग अलग क्षेत्र दे देते थे कि यहाँ का राजस्व तुम यहाँ वसूल कर लो, और जितने भी खर्चे होते हैं अपने सेना को रख रखाव में वो सारे खर्चे अब तुम ही करना। तो ये पहला चरण था। बाकी 2 चरण को आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पे इल्तुतमिश ने चलाई थी वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तब तक के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? आपके लिए ऑप्शन है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी M वत्स और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो आपको याद रखना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी। तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो में बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो द हद और एक है मर। तो आपको ये याद रखना है, ह से हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी। द से दयाराम साहनी, म से मोहनजोदारो, ठीक है मित्रों, और र से राखालदास बनर्जी। तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो का खोज राखालदास बनर्जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने। यहाँ पे बातें लिखी गई है कि हड़प्पा की खोज पुरातत्वविद जो दयाराम साहनी थे उन्होंने ही 1921 और 22 में हड़प्पा में सिंधु घाटी स्थल की खुदाई का परीक्षण किया था। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। ठीक है, तो वो सच्चे जो जैन मुनि की तरह अपना शरीर को त्याग दिया था, वो ये कौन से शासक थे? दोस्तों आगे बढ़ेंगे इससे पहले अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन नंबर डी अन्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो वह शासक जो जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इनका कार्यकाल 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला था। जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के मैदानों क्षेत्रों तक नियंत्रित करता था। अपना ये पूरा जो साम्राज्य बसा हुआ था पूरब से पश्चिम महासागर तक फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ निम्नलिखित बातें। अगर बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध
जो 1991 में लड़ा गया था वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो आप सभी को पता है तराइन का 3 युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, एक 1991 में, एक 92 और एक 93 में। तो चलिए देखते हैं तराइन का पहला। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गौरी और भीम के साथ, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के साथ, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह के साथ, और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और जयपाल के साथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो चलिए दोस्तों जो तराइन का तीनों युद्ध है उसको एक साथ एक जगह हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साथियों, मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगा के रखा है और ये जो फ़ोटो मैंने लुसेंट का बुक से लिया हुआ है, तो आप लोग भी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, अगर युद्ध की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध। तो अगर बात करें दोस्तों वर्ष, तो 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था प्रथम युद्ध। तो इसमें विजय कौन हुआ था? पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। तराइन का युद्ध जो दूसरा युद्ध था 1992 में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये भी हुआ था, और इसमें कौन विजय हुआ था दोस्तों? मोहम्मद गौरी इसमें विजय हुए थे। और चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1194 ईस्वी में गौरी एवं जयचंद के बीच। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन विजय हुआ था? मोहम्मद गौरी। अगर बात करें दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था उसका नाम था अस्कंद। ठीक है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। तो बंगाल के ये सारे नवाब है दोस्तों, तो ये इनमें से किसने बंगाल को एक पृथक स्वतंत्र राज्य घोषित किया था? तो आपको याद होगा दोस्तों 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो भारत में कई ऐसे प्रांत थे जो खासकर मुगल के क्षेत्र में आते थे। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल में कुछ उस तरह के शासक नहीं होते हैं जो पूरी क्षेत्र को कंट्रोल कर पाए, और ऐसे अनेक छोटे छोटे जो प्रांत थे वो अपना स्वतंत्र राज्य खुद का घोषित कर लेते हैं कि अब हम लोग मुगल के अंडर काम नहीं करेंगे। तो इसी चीज़ को पूछा है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने ही बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था 1707 औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1853 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1856 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1863 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी 1865 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1856 ईस्वी में। तो विवाह पुनर्विवाह जो नियम लगाया था दोस्तों विधवा पुनर्विवाह का, वह नियम कब लागू हुआ था? 1856 में। तो इसी के साथ मिलता जुलता एक क्वेश्चन आप लोगों से मैं कर रहा हूं दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में पता करना है कि सती प्रथा का अंत भारत में किन दोनों ने किया था? एक तो भारत के ही थे, ठीक है दोस्तों, और दूसरा थे अंग्रेज के। तो दोनों ने मिलकर सती प्रथा का अंत किया था, और कितना ईस्वी में किया था ये आपको कमेंट बॉक्स में चिपकाना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1877 ईस्वी में, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी के बाद, और ऑप्शन डी 1799 ईस्वी के बाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1858 ईस्वी के बाद। तो जैसे दोस्तों 1857 ईस्वी में अगर बात करें तो जो होता है सिपाही विद्रोह, उसके जस्ट बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो का जो नियम है वह नीति अपनाया था, क्योंकि उन लोग को भी पता चल गया कि अगर भारत पूरी एकता के साथ अगर लड़ लिया, एकजुट हो गया, तो कहीं ना कहीं हम लोग को जल्द ही यहाँ से डेरा डंडा उठाना पड़ेगा। जिसके कारण इन्होंने क्या किया कि भारत को विभाजित करने की पूरी कोशिश की, यानी आपस में ही जो भारत के देसी रियासत के राजा थे उनको लड़वा दिया करते थे। ठीक है, तो यही नीति उन्होंने कब लागू किया था? फूट डालो और शासन करो की 1858 के बाद।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, और प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष। तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चला था दोस्तों, ये 7 वर्ष तक चला था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आर्य जो आए थे भारत में, जो लोग आए थे वह कहाँ से आए थे? तो आपके लिए ऑप्शन है पश्चिमी एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से और दक्षिण एशिया से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय एशिया से। इसको मध्य एशिया भी बोल दिया जाता है। तो यही सर्वमान्य आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का कि आर्य कहाँ से आए थे? तो केंद्रीय एशिया यानी मध्य एशिया से आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो सबसे पहले तो ये जानो दोस्तों आप लोग कि रामायण की रचना किसने किया था? मुनि वेद व्यास। किसने किया था दोस्तों? मुनि वेद व्यास ने रामायण की रचना किया था। और महाभारत की रचना किसने किया था? माफ कीजिएगा दोस्तों, महाभारत की रचना किया था मुनि वेद व्यास ने। महाभारत की रचना किसने किया था ये आपको याद रखना है, वेद व्यास ने। और अगर बात करें दोस्तों रामायण की, तो रामायण की रचना किया था वाल्मीकि ने। किसने किया था दोस्तों? वाल्मीकि में। और रामचरितमानस की रचना किया था तुलसीदास ने। ये आपको याद रखना है, महाभारत मुनि वेद व्यास, रामायण वाल्मीकि मुनि और रामचरितमानस तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे पूछा गया है कि किस अवधि में हुआ था आपका ये रामायण एवं महाभारत की रचना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्य अवधि में। जिस समय भारत में आर्य लोग रहा करते थे उसी समय महाभारत और रामायण की रचना होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गुप्त साम्राज्य या फिर समाज बोलिए दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो गुप्त साम्राज्य था दोस्तों, तो गुप्त साम्राज्य का स्थापना किसने करवाता है? यहाँ पे गुप्त समाज का स्थापना करवाता है श्रीगुप्त। तो आपको याद रखना है, ऑप्शन में ये आंसर नहीं है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि श्रीगुप्त नाम के एक जो राजा हुआ करते थे दोस्तों, उन्होंने ही गुप्त समाज की स्थापना करवाया था। अगर बात करें दोस्तों कि मौर्य समाज की स्थापना किसने करवाता है, तो मौर्य समाज की स्थापना करवाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको ये याद रखना है। और अगर समुद्रगुप्त की बात की जाए तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों। और इनकी जो सिक्के थे उसमें इन्हें बिना बजाते हुए दर्शाया गया था। आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के किस शासक को भारत का नेपोलियन तथा उसके सिक्के में उसे बिना बजाते हुए प्रदर्शित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, तो अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर है श्रीगुप्त, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? तो पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ था दोस्तों। तो यहाँ पे तीनों युद्ध की अगर बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रथम युद्ध की बात हुआ तो प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा था। क्या हुआ था दोस्तों? इब्राहिम लोदी को हार मिली थी और बाबर की जीत हुई। और यहीं से 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करवाता है। आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जहां बाबर को जीत मिली थी। और तभी से बाबर ने मुगल वंश का स्थापना 1526 में करवाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर थे। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध जो अभी पूछा गया है क्वेश्चन में, तो पानीपत का युद्ध द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू, जिसे हेमचंद्र भी कहा जाता है, उनके बीच हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इस युद्ध में किसने जीत हासिल की थी? इस युद्ध में अकबर को जीत मिली थी और जो हेमू थे उनको हार मिली थी। तो आपको ये याद रखना है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, जहाँ पे बाबर की जीत हुई थी। और पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच, जहां अकबर को विजय मिला था।
और अगर बात करें पानीपत का तीर्थ युद्ध के बारे में तो 1761 ईस्वी में शासक अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा शासक थे सदाशिवराव भाव उनके बीच हुआ था। और यहाँ पे जीत किसको मिलती है दोस्तों? अहमद शाह अब्दाली को जीत मिलती है। तो ये पानीपत के तीनों युद्ध को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान का, ऑप्शन नंबर बी इराक का, ऑप्शन नंबर सी पर्सिया का और ऑप्शन नंबर डी तुर्की का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान का। तो मोहम्मद गोरी कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? प्रेयसी मतलब प्रेमिका, प्रेमिका। तो मोहम्मद बोल रहे हैं, मस्तानी किस शासक की प्रेमिका थी? तो आप लोगों ने एक मूवी भी देखा होगा दोस्तों, बाजीराव मस्तानी बोल के। ठीक है, तो आपको याद रखना है बाजीराव का रोल कौन करते हैं? रणवीर सिंह। और मस्तानी का रोल दीपिका पादुकोण के द्वारा किया जाता है। तो ये किसकी प्रेयसी थी? तो प्रेयसी थी बाजीराव पेशवा का। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाजीराव की प्रेयसी थी मस्तानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने जीता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खिलजी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने ही बिहार को सबसे पहले जीत दर्ज किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। और अगले क्वेश्चन के दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि मद्रास में किया था, कलकत्ता में किया था, मुंबई में किया था, ना सूरत में किया था। यानी पहला जो कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने वह कहाँ पर किया था? और दोस्तों अगर आप लोग एक कमेंट का एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कमेंट में तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग सभी ने सुना होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? आपको कमेंट बॉक्स में चिपकाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। इस सेशन के नेक्स्ट भाग में हम लोग आएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।